बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1 दिसंबर की रात थी और उस रात शदीद धुंध थी। एक नकाब चोर एक घर में दाखिल हुआ। मंसूबे के मुताबिक उसने गोदाम से सामान चोरी करके ले जाना था। चोर के साथ 3 लोग और भी मौजूद थे। उन्होंने गोदाम का दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान हुए कि वहाँ एक 70 साला बूढ़ी सर्दी से कांप रही थी। हालांकि बूढ़ी औरत ने अपने आप को चादर से ढांप रखा था, लेकिन चादर उसकी सर्दी में कमी नहीं कर रही थी। चोर बुढ़िया के पास आया और उससे पूछा कि यहाँ क्या कर रही हो, ये सोने की जगह थोड़ी है। जिस पर बुढ़िया ने चोर को बताया कि मेरा बेटा डॉक्टर है, ख़ुद तो वह अपने बीवी बच्चों के साथ हीटर लगा के कमरे में सोता है, जबकि मुझे यहाँ गोदाम में सोने पर मजबूर करता है क्योंकि मुझे एक खांसी बहुत आती है। चोर ने जब यह सुना तो हैरान हुआ और दिल में सोचने लगा कि इस डॉक्टर से तो हम चोर बेहतर हैं, कम से कम अपने वालिदैन के साथ ऐसा सलूक तो नहीं करते। इसमें एक स्याह रंग का डब्बा डॉक्टर साहब के कमरे के सामने रखा और फिर डॉक्टर की मां को अपने साथ ले गया। सुबह हुई तो डॉक्टर साहब नींद से बेदार हुए तो कमरे के सामने स्याह रंग का बड़ा सा डब्बा देखकर हैरान हुए। तजस्सुस से मजबूर होकर डॉक्टर ने जब ये डब्बा खोला तो हैरान हुआ क्योंकि इसमें जीनत का एक अच्छे घर में रिश्ता तय हुआ। तो जीनत की सहेलियां बार बार इसके पास आ रही थीं, मुबारकबाद पेश कर रही थीं, जबकि जीनत का मुंह लटका हुआ था। वो अपनी दोस्तों से यही कह रही थी कि मैं तो लड़के के बारे में जानती नहीं, उसके ख़ानदान के बारे में भी नहीं जानती, बस अचानक मेरा रिश्ता तय कर दिया गया है। जिस पर जीनत की दोस्त गुलशन ने उससे कहा कि तुम तो पगली अजीबोगरीब बातें कर रही हो। क्या किसी का वालिदैन बगैर सोचे ही अपनी बेटी का रिश्ता तय कर देते हैं? चचा रहीम बख्श ने कुछ सोचकर ही तुम्हारा रिश्ता तय किया होगा, और हमने तो सुना है कि बहुत अमीर लोग हैं, अपनी गाड़ी भी है और लड़के का शहर में अपना कारोबार भी है। और तुम्हें क्या चाहिए? नाशुक्री मत किया करो, अल्लाह ताला की नाराज़गी होती है। जीनत यही कहने लगी कि मैं नाशुक्री नहीं कर रही, बस चूँकि वो लोग खैर हैं लिहाजा मैं अपने दिल की तसल्ली चाहती हूँ। खैर अब तुम मेरे नसीब के बारे में दुआ करना। कुछ माह बाद जीनत की शादी हुई और अख्तर जीनत को ब्याह कर अपने घर ले आया। जीनत के इलाके से 50 किलोमीटर दूरी पर यह एक गाँव था। मुंह दिखाई में जीनत को एक कीमती के सोने की अंगूठी दी गई। घर भी अच्छा था जैसा कि जीनत ने लोगों से सुना था, मगर अख्तर के घर वाले अजीब थे। घर के अफराद की एक दूसरे के साथ नहीं बनती थी। अख्तर की बहनें भी जीनत को अजीबोगरीब नज़रों से देखती थीं, जबकि इसकी माँ बीमार रहती थी। और शादी की पहली रात थी। अख्तर ने जीनत से यही कहा कि मेरी गैर मौजूदगी में माँ का बहुत ख्याल रखना, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है जीनत। जिस पर बेचारी जीनत दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या मुझसे शादी का मकसद यही था कि मैं अख्तर की माँ की खिदमत ही करूँ, जबकि अख्तर की बहनें तो अपनी माँ के करीब भी नहीं आती थीं। गुज़रते वक्त के साथ जीनत को कई चीज़ों के बारे में इल्म हो चुका था जिसके बारे में वो पहले नहीं जानती थी। जैसा कि इसे इस बात का पता चला कि गांव वालों की अख्तर के साथ नहीं बनती और एक दूसरे के घर आना जाना भी नहीं है, हालांकि इनकी कोई दुश्मनी भी नहीं थी। एक दिन ऐसे ही जीनत ने अख्तर से पूछा कि मेरी शादी को काफ़ी अरसा गुजर चुका है, इस इलाके की कोई औरत हमारे घर नहीं आई, ना ही उन्होंने हमें दावत दी है। हमारे यहाँ तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस पर अख्तर ने मुस्करा कर कहा कि ये तमाम लोग मुझसे जलते हैं और तुम तो जानती हो कि हसद का कोई इलाज नहीं होता। मेरी तरक्की से जल रहे हैं। मेरा बाप एक मज़दूर था, हमारे कच्चे से घर थे। घर क्या, बस झोंपड़ी ही थी जिसकी 4 दीवारी भी नहीं थी। बस इसी बात की जलन है इन लोगों को कि मज़दूर का बेटा इतना आगे क्यों आ गया। मगर तुम्हें इन बातों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें किसी की कोई परवाह नहीं क्योंकि हम किसी के घर से नहीं खाते। मेरा शहर में कारोबार है, मैं मेहनत करता हूँ, मेहनत की कमाई से ही खाता हूँ, मुझे किसी की कोई परवाह नहीं। जीनत ने अख्तर से कहा कि आप क्या काम करते हैं शहर में? जिस पर उसने बताया कि मेरा प्रॉपर्टी डीलिंग का बिज़नेस है। अच्छा, मैं ज़रूरी काम के सिलसिले में जा रहा हूँ, माँ का बहुत ख्याल रखना। वैसे तो मुझे बार बार कहने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम माँ का ख्याल रखती हो, लेकिन फिर भी तुमसे कह रहा हूँ कि गफलत नहीं करना
क्योंकि माँ की तबीयत अक्सर ख़राब रहती है। जीनत शौहर के अल्फाज सुनकर खामोश सी हो गई। हालांकि इसके दिल में ये आया था कि मैं अपने शौहर से कहूँ कि वो तो इसकी सगी बेटियां हैं, लेकिन वो माँ के करीब क्यों नहीं आती। इस मोहल्ले में एक शादी हुई। शादी की तकरीब में जीनत बन सवर कर गई, मगर मोहल्ले की कोई लड़की इससे बात तक नहीं करती थी। हालांकि जीनत ने खुद सलाम किया और बात करने की कोशिश भी की। फिर मोहल्ले की एक औरत से जीनत की बात शुरू हुई और इस औरत ने जीनत को बताया, मोहल्ले वाले आपके शौहर अख्तर से नाराज़ हैं और इससे बोलना भी छोड़ दिया है, क्योंकि अख्तर ने मोहल्ले वालों को बेवकूफ़ बनाया था। तकरीबन हर घर के पैसे देने हैं इसने। इस गांव के हर घर से 50,000 रुपया इसने लिया और वादा किया था कि वो 2 माह बाद डबल पैसे करके देगा, लेकिन फिर 1 रुपया भी वापस नहीं किया। पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई तो अख्तर ने पुलिस को भी काफ़ी खिलाया, लिहाजा वो भी अख्तर के ख़िलाफ़ किसी किस्म का एक्शन नहीं लेते। हमने तो यहाँ तक सुना है कि आपका शौहर शहर में मंशियात का धंधा करता है, मुख्तलिफ़ इलाकों में ड्रग सप्लाई करता है। ये सुनकर जीनत के रोंगटे खड़े हो गए। पहले तो वो यही सोच रही थी कि गांव वाले जो बातें कर रहे हैं इसमें कोई हकीकत नहीं, क्योंकि ये मेरे शौहर से जलते हैं। मगर आहिस्ता आहिस्ता इसे ये बात समझ आना शुरू हुई, ये दाल में कुछ काला ज़रूर है, क्योंकि अख्तर अपने काम के बारे में खुलकर जीनत को नहीं बताता था। और जब जीनत ने कहा कि मैं आपके साथ शहर जाना चाहती हूँ, आपका ऑफिस देखना चाहती हूँ, तो वो खामोश सा हो जाता। बस यही कहता कि मैं तुम्हें लेकर जाऊँगा, लेकिन कभी साथ लेकर ना गया। तरह तरह की बातें जीनत को मज़ीद शक में मुब्तला कर रही थीं। एक दफ़ा अख्तर वाशरूम में नहा रहा था, जबकि इसकी कमीज़ बेड पर पड़ी थी। जीनत ने महसूस किया कि कमीज़ की जेब काफ़ी भारी है। इसने कमीज़ जैसे ही चेक की तो इसमें सफ़ेद रंग के पैकेट पड़े थे। जीनत मंशियात के बारे में तो ज़्यादा नहीं जानती थी, लेकिन जीनत को शक ज़रूर गुजरा कि ये कोई न कोई चीज़ ऐसी है और मोहल्ले वाले ऐसे ही अख्तर के पीछे नहीं पड़े हुए। कुछ न कुछ गलत धंधा तो ये भी ज़रूर कर रहा है। अचानक अख्तर वाशरूम से बाहर आया तो जीनत इससे पूछने लगी कि ये क्या है। अख्तर इससे कह रहा था कि ये दवा है, तुमने ये जेब क्यों खोली है। जीनत ने मादरत की, लेकिन उसने एक पैकेट छुपा लिया कि किसी से पूछूंगी ये क्या है। फिर घर जाकर इसने अपनी बहन को ये पैकेट दिखाया और कहा कि ये अख्तर की जेब में था, मैंने इसे छुपा लिया। जब मैंने इससे पूछा तो वो कह रहा था ये कि कोई दवा है। मैं तुमसे पूछना चाह रही हूँ कि ये किस किस्म की दवा है। जिस पर इसकी बहन ने कहा कि अभी ये दवा नहीं बल्कि पाउडर है, यह बहुत ख़तरनाक पाउडर है और नशे के लिए इस्तेमाल होता है। अख्तर भाई नशा करते हैं क्या? अगर वो ऐसा करते हैं तो ये तो बहुत बुरी बात है। जीनत अपनी बहन से कहने लगी कि अख्तर को देखकर तो ऐसा तो नहीं लगता कि वो नशा करता होगा, लेकिन मोहल्ले वालों के जो नज़रियात हैं मेरे ख्याल में दुरुस्त हैं। उसकी बहन उससे पूछ रही थी कि क्या नज़रियात हैं, जिस पर जीनत ने अपनी बहन को बताया कि वो यही कह रहे थे कि तुम्हारा शौहर मंशियात का कारोबार करता है, वो ख़ुद नशा करे या ना करे लेकिन लोगों को नशा करवा रहा है। मंशियात के मकरूह धंधे में वो मुलव्विस ज़रूर है। उसकी बहन ये सुनकर परेशान हो गई और जीनत अपनी बहन से यही कह रही थी कि मैंने बाबा को कहा था कि शादी में जल्दी मत करें, लेकिन बाबा को तो इसमें मालो दौलत नज़र आ रही थी। इस पहलू से अब्बा ने कभी नहीं देखा कि वो मालो दौलत किस तरीके से हासिल कर रहा है, उसके कौन से वसाइल हैं। मैं आज अख्तर से ज़रूर बात करूंगी। जिस पर उसकी छोटी बहन ने अपनी बहन से कहा कि अभी आप कैसी बातें कर रही हैं, बात करने का कोई फ़ायदा नहीं, आपके कहने पर बदलने वाला नहीं अख्तर भाई, और अपना नहीं तो अपने होने वाले बच्चे का कुछ ख्याल रखें। जिस पर जीनत ने अपनी बहन से कहा कि मुझे अपने बच्चे का ही ख्याल है, उसी की वजह से तो मैं परेशान हूँ। मैं नहीं चाहती कि ये अख्तर के हराम के रिस्क से बड़ा हो। मेरा तो ये सपना आया था कि मैं बच्चों की अच्छी तरबियत करूँ, उनको रिस्क हलाल खिलाऊँ, लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है वो तो मेरे पेट में ही हराम खा रहा है। मैं ये बात कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ। जीनत की बहन ने उससे यही कहा कि कम से कम बच्चे की पैदाइश तक खामोश रहे, उसके बाद मैं भी आपके साथ हूँ। हम अख्तर भाई से ज़रूर बात करेंगे मिल के। जीनत के यहाँ एक बेटे की पैदाइश हुई जिसका नाम उन्होंने तैमूर रखा।
तैमूर की पैदाइश के बाद एक दिन जीनत ने अख्तर से बात की। वो उससे यही कहने लगी कि मैं इस बात से वाकिफ़ हूँ और लोगों की ज़ुबानी मैंने जो भी सुना वो सच कहते थे आपके बारे में। आप मंशियात का धंधा करते हैं और ये बात गलत है। आप अपने बच्चे के बारे में सोचें और ये सब खुद छोड़ दीजिए। क्या हो जाएगा अगर पैसा ज़्यादा नहीं कमाएंगे आप तो अल्लाह ताला हमारे रिस्क में बरकत डालेगा। जो हो गया सो हो गया, आप ये सब छोड़ दीजिए। अख्तर ने जैसे ही जीनत के मुंह से ये अल्फाज सुने तो उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो जीनत से कहने लगा कि जितना सादा मैं तुम्हें समझता था उतनी तुम सादा हो नहीं। खैर अब अगर तुम्हें पता चल भी गया है तब भी मैं ये काम छोड़ने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। मुझे एक अरसा लगा है इस काम में आने के लिए। अब अगर मैंने ये सब कुछ छोड़ दिया तो कोई काम का नहीं रहूँगा। और तुम होती कौन हो मुझे समझाने वाली? मैं अपना बुरा भला सब जान सकता हूँ, मुझे तुम्हारे मशवरे की कोई ज़रूरत नहीं। उस वक्त तो जीनत खामोश हो गई, लेकिन ज़्यादा देर तक वो खामोश नहीं रह सकती थी क्योंकि अख्तर ने अब ख़ुद भी नशा करना शुरू कर दिया था। अपने दोस्तों को घर के ले आता था, शराब नोशी भी शुरू कर दी थी और घर का माहौल बिगड़ चुका था। ये एक ऐसा माहौल था जो जीनत किसी सूरत नहीं चाहती थी। एक दिन वो अख्तर के सामने आई और उससे यही कहा कि अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी और तैमूर को भी अपने साथ ले जाऊंगी। उस दिन अख्तर और जीनत की काफ़ी लड़ाई हुई और उसकी बहनें ये लड़ाई एंजॉय कर रही थीं। ना वो अपने भाई को मना कर रही थी और ना ही जीनत को कुछ कह रही थी, बल्कि उनका तो यही इरादा था कि वो चाहती थी कि किसी तरह इनका भाई जीनत की पिटाई करे, इसे मारे और घसीट कर घर से बाहर निकाल दे। उन्होंने अपने भाई को उकसाना शुरू किया जिसका नतीजा ये निकला कि अख्तर ने जीनत को बहुत मारा, इतना मारा कि बेचारी के जिस्म पर निशान पड़ चुके थे। इसके बाद धक्के देकर घर से निकाल दिया और तैमूर को अपने पास रख लिया और उससे यही कहा कि सारी ज़िंदगी तो अपने बेटे के दीदार को तरसेगी, तैमूर तुम्हें कभी नज़र नहीं आएगा। बेचारी रोती हुई घर रही। माँ अपनी बेटी की हालत को देखकर काफ़ी परेशान हुई, जबकि जीनत का बाप भी परेशान था। उसने अब बेटी से पूछा कि क्या हुआ। उसने अपने बाप को बताया कि वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। बाबा आपसे बहुत बड़ी भूल हुई, आपने जल्दी में मेरी शादी की एक ऐसे शख्स के साथ कर दी जिसको बस दौलत चाहिए। इसका मतलब दौलत से है, जिस जरिए से आ रही है इससे कोई मतलब नहीं उसको, लेकिन मैं ऐसे शख्स के साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। जीनत ने अपने वालिद को अख्तर के बारे में बताया खुलकर। उसने पूरे घर वालों को बताया कि अब वो खुद भी नशा करता है और नशे का कारोबार है उसका। अपने नशेई दोस्तों को अपने घर में दावत देता है। अब अख्तर में किसी किस्म की कोई शर्म व हया बाकी नहीं बचा। जीनत का बाप यह सुनकर काफ़ी परेशान हुआ। वो अपनी बेटी से माफ़ी मांगने लगा। वो यही कह रहा था कि मैं अख्तर के पास जाऊंगा, उसे समझाऊंगा, लेकिन जीनत अपने बाप को मना कर रही थी कि उसको आपका लिहाज नहीं रहेगा, लिहाजा उसके पास जाने की ज़रूरत नहीं आपको। लेकिन इसके बावजूद वो अपनी बेटी के लिए अख्तर के घर गया, उसके दरवाजे पर गया। अगर उसे किसी का लिहाज नहीं था, दौलत के नशे में इस कदर अंधा हो चुका था कि उसे किसी की परवाह नहीं थी, ना ही गलत और सही की इसमें तमीज़ रही थी। जीनत का बाप उसकी मिन्नत कर रहा था कि बेटे को अपनी माँ से जुदा मत करो और ज़िद छोड़ दो, मगर वो यही कह रहा था कि ये मेरा बेटा है और जीनत के लिए कल तलाक का नोटिस आ जाएगा। आपकी बेटी को इज्जत रास ही नहीं थी, उसे तो किसी फ़कीर की झोपड़ी में होना चाहिए था। मुझ जैसा मालदार शख्स उससे बिल्कुल डिज़र्व नहीं करता था और ये मेरा बेटा तैमूर मेरे पास ही रहेगा, क्योंकि आप लोगों के पास क्या है? अगर मैं ये जीनत को दे दूं तो वो तो इसको भूख से ही मार देगी, लिहाजा आप वापस चले जाएं और मुझसे ज़्यादा बहस ना करें। अख्तर के तेवर देखकर जीनत का बाप बेचारा परेशान हो चुका था और चुपचाप वापस आ गया, वरना वो इस बुजुर्ग को भी धक्के दे देता। दूसरे दिन उसने जीनत को तलाक का नोटिस भी दे दिया था। जीनत बेचारी अपने बेटे के लिए तड़प। कई बार ऐसा हुआ कि वो नकाब पहनकर अपनी असलियत छुपाकर तुर्क के गांव गई थी कि किसी तरह मेरा बेटा तैमूर मुझे नज़र आ जाए, लेकिन वो इतना जालिम शख्स था कि तैमूर को उसने छुपा ही लिया था। वो इसे घर से बाहर भी नहीं लेकर जाता था कि कहीं माँ की नज़र अपने बेटे पर न पड़ जाए। बेटे के दीदार की खातिर उसने फ़कीराई का भी रूप इख्तियार किया।
दर दस्तक दी, आटा मांगा, खाना मांगा, लेकिन किसी तरह तैमूर को ना मिल सकी। कुछ अरसा बाद जीनत को यह खबर भी मिली कि अख्तर ने दूसरी शादी कर ली है। वो बहुत परेशान थी कि अख्तर की बीवी मेरे बेटे के साथ क्या सलूक करेगी, उसे वक्त पर खाना देगी या नहीं। ये तमाम सोचें उसे परेशान कर रही थीं। एक दिन जीनत के बाप ने अपनी बेटी से यही कहा कि बेटी, मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हुई, मगर सारी ज़िंदगी तुम अपने बेटे के गम में नहीं बैठ सकती। तुम्हें अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा। उसका ख्याल रखने वाला उसका बाप मौजूद है, उसे खाने पीने की कोई कमी नहीं, अच्छा खाएगा, अच्छा पहनेगा, और उसका बाप शायद उसे तालीम भी दिलवाए। मगर तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचो। मैं तुम्हारे बारे में काफ़ी परेशान हूँ। जो भी रिश्ता आता है तो तुम ठुकरा देती हो उसको। ऐसा कब तक चलेगा? अब तो तुम्हारी छोटी बहनों की भी शादी हो चुकी है। क्या सारी ज़िंदगी तुमने घर बैठने का फ़ैसला तो नहीं कर लिया? हमारी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। कल को अगर हम चले गए तो तुम्हें कौन संभालेगा? तुम्हारा कौन ख्याल रखेगा? तुम इस घर में कैसे रहोगी? दुनिया में अच्छे लोगों की कमी बिल्कुल नहीं। मैंने अपने एक अच्छे दोस्त से तुम्हारे रिश्ते के बारे में बात की थी। उसके ज़िम्मे लगाया था कि अगर कोई अच्छी फैमिली है तो मुझे ज़रूर बताना। बेटी एक प्रोफेसर साहब हैं जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका है, 2 मासूम बच्चे हैं। उसे एक ऐसी औरत की तलाश है जो घर को संभाले, उनके बच्चों का ख्याल रख सके। बेटी, मैं जानता हूँ कि तुम्हारी ममता तैमूर के लिए परेशान है। तैमूर को तुमसे जुदा किया गया, लेकिन वो भी तो किसी के बच्चे हैं जिनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। तुम उस घर में जाकर उन बच्चों को उनकी माँ लौटा सकती हो, उनको मोहब्बत दे सकती हो सकता है उन बच्चों के वसीले तुम्हें तुम्हारा तैमूर वापस मिल जाए। क्योंकि जो किसी के दूसरे के लिए भलाई का इरादा रखता है तो अल्लाह ताला उसे भी भलाई अता करता है और उसके दिल को राहत देता है। मैं कल तुमसे दोबारा पूछूंगा तो मुझे कल अपने फ़ैसले के बारे में आगाह कर देना। जीनत सारी रात सो ना सकी। वो बार बार अपने बाप की बात पर गौर कर रही थी, उन मासूम बच्चों के बारे में सोच रही थी जिनको अभी तक उसने देखा नहीं था। लेकिन चूंकि वो खुद एक बच्चे की माँ थी, वो जानती थी कि औलाद की मोहब्बत क्या होती है और बच्चे अपनी माँ के बगैर कैसा महसूस करते हैं। सुबह हुई तो उसने अपने बाप को अपने फ़ैसले के बारे में आगाह किया और कहा कि मुझे ये रिश्ता कबूल है। जीनत एक नेक इरादे से प्रोफेसर साहब से शादी कर रही थी क्योंकि उसने प्रोफेसर साहब की भी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी। वो अपनी बीवी के साथ बहुत पुरखलूस था और उसकी मौत पर बिल्कुल खामोश हो गया था। अपने बच्चों के बारे में फ़िक्रमंद था। जीनत की प्रोफेसर के साथ शादी हुई। प्रोफेसर साहब का एक बेटा था जिसका नाम ज़ीशान था। वो बच्चा 5 बरस का था, जबकि इससे छोटी बहन राहीला 3 बरस की थी। राहीला तो काफ़ी हद तक जीनत के साथ मानूस हो चुकी थी, उसी के साथ सोती थी, लेकिन ज़ीशान किसी सूरत जीनत को दिल से कबूल नहीं कर रहा था। हालांकि वो सिर्फ 5 साल का था, लेकिन फिर भी अपने बाप से यही कहता कि ये औरत कौन है, आपने इससे क्यों शादी की, ये मेरी माँ नहीं है, मैं इससे नफ़रत करता हूँ। इस तरह की वो बातें करता जिस पर प्रोफेसर साहब अपने बेटे को समझाते थे और 1-2 बार तो उससे मारा भी था, जिस पर जीनत ने प्रोफेसर साहब से यही कहा कि ज़ीशान बच्चा है अभी, वो जो कहता है जैसी बातें करता है, आपको सीरियस लेने की ज़रूरत नहीं। मैं जितनी मोहब्बत राहीला से करती हूँ, ज़ीशान भी मुझे उतना ही प्यारा है। खुदारा आप कभी दोबारा इस पर हाथ मत उठाना, क्योंकि मुझे तकलीफ़ होती है। ऐसा महसूस होता है कि आपने मुझे मारा। एक बच्चा मुझसे वैसे ही छीन चुका है। मैं ज़ीशान को अपना बनाना चाहती हूँ और उससे प्यार करना चाहती हूँ। वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। मगर ज़ीशान जैसे जैसे बड़ा होता गया, उसके रवैये में किसी किस्म की तब्दीली ना आई, बल्कि बढ़ती हुई उम्र के साथ साथ वो ज़्यादा हठ धर्म और ज़िद्दी हो रहा था और उसकी नफ़रत जीनत के लिए ज़ोर बरोर बढ़ रही थी। जीनत ये चीज़ ज़ाहिर तो नहीं करती थी, ना ही उसने प्रोफेसर साहब के सामने ये बात की थी, लेकिन दिल ही दिल में वो काफ़ी परेशान थी। वो सोच रही थी कि छोटा सा बच्चा मुझसे इतनी नफ़रत क्यों करता है, हालांकि मैं तो उसका बहुत ख्याल रखती हूँ, उसके खाने पीने का, पहनने का। वो हर वक्त अल्लाह ताला से यही दुआ करती थी कि बच्चे के दिल में उसके लिए मोहब्बत डाल दे। वक्त तेज़ी के साथ गुजर रहा था। ज़ीशान अब जवान हो चुका था। राहीला भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रही थी, जबकि ज़ीशान MBBS करने के बाद डॉक्टर बन चुका था। प्रोफेसर साहब काफ़ी बूढ़ा हो चुका था और जीनत हर वक्त उसकी खिदमत में लगी रहती थी। एक दिन वो प्रोफेसर साहब को अपने हाथों से खाना खिला रही थी।
खाना खाने के बाद उसने प्रोफेसर साहब का मुंह साफ किया और वापस जाने लगी तो प्रोफेसर साहब ने उसे अपने पास बिठाया। फिर रोकर उससे कहने लगा कि ज़ीनत, मुझे माफ़ कर देना। जिस दिन से तुम इस घर में आई हो, इस घर के साथ वफादारी की, मेरे बच्चों को प्यार दिया, मेरे बेटे ज़ीशान की हर बदतमीज़ी बर्दाश्त की तुमने, लेकिन मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, इस बात की माफ़ी मांगता हूँ ज़ीशान की वजह से तुम्हारा बहुत दिल दुखा, उसके रवैये ने तुम्हें तकलीफ़ दी। मैं जानता हूँ पिछले 20 साल से तुम सिर्फ एक नज़र के इंतज़ार में हो, एक प्यार भरी नज़र जो ज़ीशान तुम्हारी तरफ देखे, लेकिन पता नहीं मेरी तरबियत में ऐसी कौन सी कमी रह गई थी कि मेरे लाख समझाने के बावजूद ज़ीशान तुम्हारा ना हो पाया। उसकी नफ़रत में कभी कमी ना आ सकी। मैं इन तमाम बातों के लिए मादरत खा हूँ तुमसे। जिस पर ज़ीनत ने प्रोफेसर साहब से कहा कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, ज़ीशान मेरा बेटा ना बन सका तो कोई बात नहीं, मैं तो अब उसे अपना बेटा ही समझती हूँ और राहिला की नज़र में भी मुझे अपनी बेटी मिली। बस आप ऐसी बातें सोच कर अपने आप को परेशान मत कीजिए, अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। मैं तो हर नमाज के बाद अब भी ज़ीशान के लिए दुआ ही करती हूँ। राहिला की तालीम मुकम्मल हुई तो उसकी शादी कर दी गई। ज़ीनत उस दिन बहुत रोई जब राहिला इस घर से रुखसत होकर जा रही थी, क्योंकि इस घर में वैद यही तो एक लड़की थी जो ज़ीनत को सगी माँ से भी बढ़कर प्यार करती, अपने भाई के रवैये के लिए हर वक्त माजरत करती। बहुत अच्छी लड़की थी और राहिला के जाने के बाद उसे घर बहुत खाली खाली सा महसूस हो रहा था। राहिला की शादी के 2 साल बाद ज़ीशान ने भी शादी की, मगर ये ज़ीनत की बदकिस्मती थी कि ज़ीशान की बीवी का रवैया भी ज़ीनत के साथ कुछ अच्छा नहीं था। अपने शौहर को देखते हुए वो भी ज़ीनत के साथ सख्ती से पेश आती और उसे घर की मुलाजमा ही समझती थी और यह सारा कसूर ज़ीशान का ही था, क्योंकि उसने पहले दिन से ही अपनी बीवी सादिया के दिल में ज़ीनत के लिए नफ़रत डाल दी थी। ज़ीशान की शादी के 1 साल बाद प्रोफेसर साहब भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। दूसरे अल्फाज में ज़ीनत की दुनिया वीरान हो चुकी थी। अब वो मुकम्मल तौर पर ज़ीशान और उसकी बीवी के रहम करम पर थी, मगर अफसोस कि इन दोनों को कभी भी ज़ीनत पर रहम ना आ सका। बढ़ती हुई उम्र के साथ वो शान और उसकी बीवी की मोहताज हो रही थी। अब तो वो दोनों ज़ीनत से इस कदर तंग थे कि घर में उसकी मौजूदगी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। ज़ीशान के बच्चों से वो प्यार करती तो ज़ीशान और उसकी बीवी उसे मना करते थे कि हमारे बच्चों के पास मत आया करो। बेचारी हर वक्त खांसती रहती थी, तो बजाय उसका इलाज करने के ज़ीशान उस पर चिल्लाता था। इसकी वजह से हमारी नींद पूरी नहीं होती। पहले तो वो ज़ीशान के साथ वाले कमरे में बेचारी अकेली होती, फिर ज़ीशान ने अपनी बीवी के मशवरे पर ही ज़ीनत को गोदाम में शिफ्ट किया ताकि खांसने की आवाज़ उन तक ना पहुंच सके। ज़ीनत अपनी किस्मत पर बहुत रोती थी। उम्र के इस हिस्से में भी उसे अपना बेटा बहुत याद आता था। वो अपने बेटे तैमूर के बारे में कुछ नहीं जानती थी कि वो कहाँ है, ज़िंदा है या नहीं, लेकिन उसे याद करके वो बहुत रोती थी। प्रोफेसर साहब को भी बहुत वो याद करती थी, चूँकि वो बहुत अच्छे इंसान थे। ज़ीनत के साथ उसका रवैया भी बहुत अच्छा था, जिसको ज़ीनत भुला ना पाई। ये 21 दिसंबर की रात थी, शदीद सर्दी थी और धुंध इतनी ज़्यादा थी कि एक हाथ को दूसरा हाथ नज़र नहीं आता था। एक चोर अपने 3 साथियों के साथ ज़ीशान के घर में दाखिल हुआ। उनको खबर मिली कि गोदाम में महंगी दवाइयों का स्टॉक पड़ा है। वो एक किराए की टैक्सी पर आए थे। टैक्सी घर के सामने वाली गली में ही खड़ी थी। जबकि उन्होंने गोदाम का दरवाज़ा तोड़ा और अंदर दाखिल हुए तो हैरान हो गए कि एक बूढ़ी औरत सर्दी की वजह से कांप रही है। हालांकि रात के 2 बज चुके थे। चोरों का लीडर ज़ीनत के सामने आया और कहा कि तुम यहाँ गोदाम में क्या कर रही हो। ज़ीनत रो कर कहा कि बेटा, मुझे मेरे बेटे ने गोदाम में रहने पर मजबूर किया है ताकि मेरे खांसने की आवाज़ उस तक ना पहुँच सके। ख़ुद वो अपनी बीवी बच्चों के साथ हीटर कमरे में सोता है और मुझे यहाँ सोने पर मजबूर किया। ये सुनकर चोर को काफ़ी हैरत हुई और अपने दिल में सोचने लगा कि उससे अच्छे तो हम चोर हैं। उस डॉक्टर के होने का क्या फ़ायदा जो अपनी माँ का ख्याल ना रख सके। हालांकि मैं अपनी माँ के लिए तरस रहा हूँ, कभी ज़िंदगी माँ की ममता नसीब नहीं हुई। उसने ज़ीनत से कहा कि माँ जी, मेरे साथ चलोगी, तुम्हारी बहुत खिदमत करूँगा।
जीनत ने कहा, बेटा तुम तो चोरी करने आए थे। जिस पर उसने कहा कि हाँ मैं चोरी करने आया था, लेकिन अब इरादा बदल चुका है। इसमें एक बड़ा सा डब्बा ईशान के कमरे के सामने रखा और फिर जीनत को अपने साथ ले गया। ज़ीशान सुबह नींद से बेदार हुआ और दरवाज़ा खोला तो देखा कि कमरे के सामने एक काले रंग का डब्बा पड़ा हुआ है जिसमें टाइमर लगा हुआ है। वो परेशान हुआ, खौफ के मारे उसने अपनी बीवी बच्चों को नींद से बेदार किया और घर से बाहर गली में आ गया। मोहल्ले वालों को जमा करने लगा कि किसी ने मेरे कमरे के सामने बम रखा है। मोहल्ले वाले भी बहुत परेशान थे। उन्होंने एक टीम को बुलाया। वो टीम ज़ीशान के घर में दाखिल हुई। टाइमर की आवाज़ अभी तक आ रही थी। उन्होंने बॉक्स खोला तो हैरान रह गए। फिर जल्दी से ज़ीशान को बुलाया। उस डब्बे के अंदर एक प्लास्टिक का खिलौना था जो बज रहा था और साथ ही खत पड़ा था। खत में लिखा था कि शर्म से डूब मरो डॉक्टर साहब, आज एक चोर भी तुम पर बाजी ले गया। मैं चोरी करने आया था लेकिन तुम्हें इतना भी काबिल नहीं समझता कि तुम्हारे घर की कोई चीज़ ले जाऊं। हाँ अलबत्ता माँ जी को मैं अपने साथ ले गया हूँ। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारा बेटा भी तुम्हें इसी गोदाम में फेंक देगा ताकि तुम्हारे खांसने की आवाज़ें उसकी नींद ख़राब ना कर सकें। जीनत इस चोर से इसका नाम पूछ रही थी और ये भी कह रही थी कि ये काम छोड़ क्यों नहीं देते बेटा। आदमी ने जीनत को बताया कि बचपन में माँ का इंतकाल हो चुका था। सौतेली माँ ने मेरे बाप को इतना भड़काया कि उसने भी मुझे घर से निकाल दिया। गलत दोस्तों की महफिल में भी बिगड़ चुका था। बाप नशई था, पता चला कि वो मर गया, लेकिन उससे इतनी नफरत थी कि कभी उसके कब्र पर ना गया। जीनत ने इसके बाप का नाम पूछा तो उसने कहा कि मेरा नाम तैमूर है और मेरे बाप का नाम अख्तर। जीनत जल्दी से उसकी कमीज़ के बटन खोलने लगी। उसकी गर्दन का निशान देखा तो रोने लगी और इसे सीने से लगाया और कहा, तो तुम मेरे तैमूर हो, ये तुम्हारी गर्दन पर पैदाइशी निशान है। तैमूर को गले से लगाकर रोती रही। फिर माँ के कहने पर उसने हमेशा हमेशा के लिए चोरी पेशे को खैरबद कह दिया, अपने गुनाहों से तौबा की। फिर दोस्तों के साथ मिलकर छोटा मोटा कारोबार करने लगा। अल्लाह ताला ने उसके कारोबार में इतनी बरकत डाली और वो काफ़ी मालदार बन गया। जीनत ने अपने बेटे की शादी की। ज़िंदगी के आखिरी अयाम जीनत में भी काफ़ी अच्छे गुजारे, मगर एक बार उसने तैमूर से ये ज़रूर कहा कि मुझे अपने बाप की कब्र पर ले जा, कुछ बातें उससे पूछनी है। ना चाहते हुए भी तैमूर अपनी माँ को अख्तर की कब्र पर ले गया। जीनत रो रो कर अख्तर की कब्र पर यही कह रही थी, तुझे क्या हासिल हुआ? जिस पैसे के पीछे तू पागल था वो कहाँ है आज? जिस बेटों को तूने एक माँ से जुदा किया था, आज वो बेटा अपनी माँ को वापस मिल गया है। तुम्हारे क्या हालात हैं? सारी ज़िंदगी गुनाहों में गुजार कर क्या हासिल हुआ तुम्हें? तो नाज़रीन, ये थी एक बहुत ही अच्छी और सबक आमोज़ कहानी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल शौकत वाइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाले न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।